इलेक्ट्रिक फ्लक्स में डेफिनेशन के बाद अब आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए। जैसे एक बेसिक पॉइंट हमने बता दिया था, तो उस पॉइंट से रिलेटेड कुछ पूछ लिया है। अगर हम आपसे कहें सरफेस वेक्टर, इसको आप एरिया वेक्टर भी कहते हो, तो सरफेस वेक्टर को लेकर के एक पॉइंट तो हमने ये कहा, इट इज स्पेसिफिक डायरेक्टेड नॉर्मल इन गिवन सरफेस। ये बात सही है या फिर गलत है? सरफेस वेक्टर के बारे में एक पॉइंट हमने ये कहा, ये स्पेसिफिक डायरेक्टेड नॉर्मल होता है किसी भी गिवन सरफेस पर। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? अगर ये सही है तो फिर क्यों सही है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है? बताइए भाई। ऑफलाइन में तो आंसर आ गया है कि ये सही है, आप ऑनलाइन वाले लोग बताइए। ट्रू है ना, 101% ट्रू है कि सरफेस वेक्टर किसी भी सरफेस पर स्पेसिफिक डायरेक्टेड नॉर्मल होता है। जैसे अगर कोई हमारे पास में सरफेस है और हमने इस पर एक नॉर्मल बना लिया, ये नॉर्मल बना लिया, अगर आप इस नॉर्मल में डायरेक्शन निश्चित कर दें, स्पेसिफिक कर दें, तो ये सरफेस वेक्टर बन जाएगा। चलो हमने यहाँ पर एरो लगा दिया, तो लीजिए ये बन गया आपका एरिया वेक्टर, ये आपका बन गया सरफेस वेक्टर। एरो हमेशा उस तरफ लगाना चाहिए जिस तरफ आपका जो है ऑब्जर्वर, जिस तरफ ऑब्जर्वर हो एरो हमेशा वहीं लगाना चाहिए। अगर ऑब्जर्वर नीचे नहीं है ऊपर है, तो ये बन गया आपका सरफेस वेक्टर। दूसरा सरफेस वेक्टर के बारे में कमेंट्स और कर रहे हैं कि मॉडुलस या फिर मैग्नीट्यूड, मॉडुलस या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर सरफेस वेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस। क्या ये स्टेटमेंट भी सही, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, 101% ये बात सही है। तो पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशंस थी उसके जस्ट बाद अब हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, और उन्हीं बेसिक में से एक था आपका सरफेस वेक्टर, जो कि आपको बताया जा चुका है। अब इसके आगे मूव करते हैं और बात करते हैं सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल क्या होता है ये जान लेते हैं, सॉलिड एंगल को निकालने का फार्मूला क्या है ये जान लेते हैं। तो अगला जो है आपका वो है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या है? इसका जो सिंबल है सॉलिड एंगल का ओमेगा होता है। छोटा सा सॉलिड एंगल डी ओमेगा, कैलकुलस में डी ओमेगा, अदरवाइज डेल्टा ओमेगा। सॉलिड एंगल का जो सिंबल है वो ओमेगा। डेफिनेशन क्या है? किसी भी एरिया में किसी गिवन पॉइंट पर जो भी एंगल बनाया उसको कहते हैं सॉलिड एंगल। मान लेते हैं ये एरिया है और ये एक गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट। तो इस एरिया में गिवन पॉइंट पर जो भी एंगल बनाया वही एंगल कहलाता है सॉलिड एंगल। तो जब आप सॉलिड एंगल को कभी भी ज्योमेट्री में पिक्चराइज करोगे, जब कभी भी सॉलिड एंगल की आप फोटो बनाओगे, तो आप ये देखोगे कि जो सॉलिड एंगल की जो फोटो है वो बिल्कुल लुक्स लाइक ए बर्थडे कैट, यानी कोन जैसी वो आपको पिक्चर्स दिखेगी जब भी आप सॉलिड एंगल का फोटो बनाओगे। जब कभी भी आप बनाओगे कोन जैसी पिक्चर दिखेगी। तो ये रहा आपका सॉलिड एंगल। कोई भी एरिया किसी गिवन पॉइंट पर जो एंगल बनाता है उसको कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की डेफिनेशन क्या होगी? एरिया सबटेंडेड बाई मैं गलत लिख रहा हूं, एंगल सबटेंडेड बाई एनी एरिया एट गिवन पॉइंट
इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की ये जो डेफिनेशन है ये भी तुम्हारी वेक्टर कैलकुलस से ही आ रही है, और वेक्टर कैलकुलस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है स्ट्रोक की। जो डेफिनेशन है वो भी वेक्टर कैलकुलस से आ रही है। तो वेक्टर कैलकुलस में ही ये सारी चीजें जो हैं जो कि आपको यहाँ सब फिजिक्स में पर्टिकुलरली स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने के लिए यूज करनी पड़ेगी। सॉलिड एंगल की डेफिनेशंस तो हो गए। अब सॉलिड एंगल निकालने का फार्मूला क्या है? फार्मूला टू डिटरमाइन सॉलिड एंगल, फार्मूला टू डिटरमाइन सॉलिड एंगल, ये कैसे निकलेगा? तो फार्मूला है डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये है फार्मूला सॉलिड एंगल निकालने का। और सॉलिड एंगल जब निकलता है तो स्टेरेडियन में निकलता है। स्टेरेडियन, कैपिटल एस स्मॉल आर, स्टेरेडियन। इस फार्मूले की कुछ बाउंडेशन है। पहली बाउंडेशन ये है कि ये जो फार्मूला है ये वैलिड है फॉर छोटे एरिया, फॉर स्मॉल एरिया। अगर कोई छोटा एरिया किसी पॉइंट पर सॉलिड एंगल बनाएगा तो ये फार्मूला काम करेगा। इसका मतलब ये मत सोचना कि बड़े एरिया सॉलिड एंगल नहीं बनाते हैं। देखो डेफिनेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। सिंपल वे में डेफिनेशन दी जा रही है एंगल सबटेंडेड बाय एनी एरिया, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो। कोई भी एरिया किसी भी गिवन पॉइंट पर जो एंगल बनाता है उसको कहते हैं सॉलिड एंगल। लेकिन ये जो फार्मूला है ये फार्मूला केवल और केवल छोटे एरिया के लिए है। तो इस फार्मूले की पहली बाउंडेशन तो ये होगी वैलिड फॉर द स्मॉल एरिया। अब इस फार्मूले में डीए क्या है? डीए आपका स्मॉल एरिया है, छोटा सा एरिया। नाउ चेक द सिचुएशन, डीए क्या है? आर क्या है? व्हाट इज आर? तो आर डिस्टेंस है किसके किसके बीच की? डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल एरिया एंड गिवन पॉइंट। जिस पॉइंट पर सॉलिड एंगल बनेगा उस पॉइंट की स्मॉल एरिया से डिस्टेंस। चलो इस बात को जरा सा एक नए डायग्राम में दिखाते हैं। ये एक छोटा एरिया है, इसकी वैल्यू डीए है, और ये गिवन पॉइंट है जहां पर सॉलिड एंगल बनेगा। ये सॉलिड एंगल बन गया। तो छोटा सा एरिया छोटा सॉलिड एंगल बनाएगा। डी ओमेगा यहां पर छोटा सा सॉलिड एंगल है, डी ओमेगा स्मॉल सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल। तो आर हम यहां पर दिखा रहे थे कि आर क्या है। तो आर है डिस्टेंस बिटवीन द स्मॉल एरिया एंड द गिवन पॉइंट। ये आपका गिवन पॉइंट है और ये आपका स्मॉल एरिया है। तो स्मॉल एरिया की गिवन पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो रही आर। ये आप जानते हैं जो भी मैथमेटिक्स वाले लोग हैं और उनको ये बात पता है कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर को डी लगा के लिखते हैं, जैसे अगर हमने छोटे एरिया को लिखा है डी तो एक्चुअली वो बहुत छोटा है। तो ये जो छोटा सा एरिया लुक्स लाइक ए डॉट, ये डॉट के जैसा होगा। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पर शो कर दी, आर आपको दिखा दिया। अब फार्मूले में ये थीटा क्या है, ये बड़ा मजेदार है। थीटा, व्हाट इज थीटा? तो थीटा है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर आप पढ़ चुके हो क्या होता है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग गिवन एरिया डैश गिवन पॉइंट। गिवन एरिया गिवन पॉइंट आपको दिख ही रहा है, ये गिवन एरिया ये गिवन पॉइंट है, और इसको मिलाने वाली ये लाइन भी आपको दिख रही है। तो मिलाने वाली लाइन तो आपने नोट कर ली। अब यहीं पर एक एरिया वेक्टर बना दो। एरिया वेक्टर नॉर्मल होता है, ये देखिए एरिया वेक्टर बन गया, एरिया वेक्टर। और वैसे तो हम एरिया वेक्टर को ए से लिखते हैं, कभी कभी एरिया वेक्टर को एस से लिखते हैं,
और यहां पर छोटा एरिया है तो इसलिए एरिया वेक्टर को लिख दिया डी। तो अब एरिया वेक्टर भी तुमको दिख रहा है और वो लाइन भी दिख रही है जो दोनों को मिलाई गई है, ये रहा थीटा। तो इस फार्मूले में कौन क्या है ये बहुत जरूरी है। तो कौन क्या है ये हमने आपको बताया। सोचो अगर आमने सामने का केस हो, अगर मामला आमने सामने का हो तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। स्पेशल कई बार क्वेश्चन में आप ये नोटिस करोगे कि सॉलिड एंगल के सिचुएशन में आपको थीटा नहीं दिया जा रहा। अगर थीटा नहीं दिया जा रहा तो समझ जाना कि मामला आमने सामने का है। एक सपोर्टिंग डायग्राम बनाते हैं आमने सामने का। ये गिवन पॉइंट है, इसके ठीक सामने एक छोटा सा एरिया है, ये लीजिए। तो छोटे एरिया ने इस पॉइंट पर बना दिया है सॉलिड एंगल डी ओमेगा। छोटा एरिया है डी ए। मिलाने वाली लाइन भी आप नोट कर सकते हैं, गिवन पॉइंट और एरिया को मिलाने वाली लाइन, और ये डिस्टेंस आर भी आप देख सकते हो। अब अगर आप एरिया वेक्टर यहाँ पर बनाओ, छोटे एरिया का एरिया वेक्टर डी ए या डी एस, आप जिससे भी चाहें उससे लिखें, क्योंकि हमने एरिया को डी ए लिखा है, उसके एरिया वेक्टर को डी ए, एक ओवर वेक्टर। तो अब आप देख सकते हो कि मिलाने वाली लाइन और एरिया वेक्टर एक दूसरे के साथ में क्या होंगे, कॉन्साइड हो जाएंगे। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 बनेगा। तो आमने सामने के केस में, जस्ट अपोजिट फेसिंग के केस में थीटा की वैल्यू 0 होगी। तो अगर आप सॉलिड एंगल का कहीं पर कोई केस देखते हैं और आप थीटा की वैल्यू नहीं देखते हैं कि वहां थीटा नहीं बताया गया, तो हमेशा मान के चलेंगे मामला आमने सामने का है। तो इन केस ऑफ आमने सामने, इन केस ऑफ आमने सामने मतलब जस्ट अपोजिट फेसिंग, in case of just opposite facing theta is equal to 0। इवन आपकी अपनी टेक्स्ट बुक में जो सॉलिड एंगल का फार्मूला है उसमें ये थीटा गायब करके दिया गया है, वहां पे थीटा दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो उन्होंने वही जनरल केस लेके चले हैं कि आमने सामने का केस होगा। लेकिन अगर हम कंसेप्चुअल वे में देखें तो रिजल्ट्स आपके सामने। रिगार्डिंग दैट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की आगे की पढ़ाई के लिए, नोट कर सकते हैं। सभी लोगों ने लिख लिया? ठीक। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया दिमाग में कि ये जो फार्मूला है सॉलिड एंगल निकालने का, ये तो छोटे एरिया के लिए, तो अगर बड़े एरिया हुए तो सॉलिड एंगल बनाएंगे वो भी, क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कोई भी एरिया चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी एरिया किसी भी पॉइंट पर जो भी एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। तो छोटे एरिया से बनने वाले सॉलिड एंगल का फार्मूला तो है, बड़े एरिया के लिए क्या किया जाए? तो देखो एक प्रोसेसिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंशन मेथड एक्चुअली ये मैथमेटिकल है, यानी प्योर मैथमेटिक्स है, लेकिन फिजिक्स में आप इसको जो है जनरली यूज भी करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा जाए छोटा टाइम, स्मॉल टाइम, तो आप फिजिक्स में लिखोगे dt, स्पेशली इन कैलकुलस लिखोगे dt। लेकिन अगर पूछा जाए टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हो जाएगा इंटीग्रेशन dt। फिजिक्स में कहा जाए स्मॉल मास dm, तो टोटल मास इंटीग्रेशन dm, ये प्रोसेसिंग होती है। अगर आपसे कहा जाए स्मॉल फोर्स, तो d के साथ f, और पूछा जाए टोटल फोर्स इंटीग्रेशन ऑफ df। तो ये जो आपका वे है, ये जो तरीका है कि छोटे से टोटल पर जाना, ये एक्सपेंशन कहलाता है। यानी कि एक्सपेंशन मेथड में है क्या, अगर हमको लिखने को आ जाए स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी, स्मॉल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, स्मॉल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी,
फिजिकल क्वांटिटी, तो हम लिखते हैं डी और सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू का मतलब है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फोर्स के लिए डी के साथ एफ, मास के लिए डी के साथ एम, टाइम के लिए डी के साथ टी। और अगर हमसे पूछा जाए टोटल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टोटल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, पी क्यू माने फिजिकल क्वांटिटी, तो इंटीग्रेशन डी और वही सिंबल ऑफ पी क्यू। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये जो आप चलते हो इसी को कहा जाता है एक्सपेंशन मेथड। तो ये एक्सपेंशन मेथड हमने जान लिया क्या होता है कुछ एग्जांपल के साथ। अब जो इंटीग्रेशंस के एक्सपर्ट्स हैं, सोचो छोटी सी लेंथ, तो छोटी सी लेंथ डी एल, डी के साथ एल, तो टोटल लेंथ इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। आप एक चीज बहुत प्रैक्टिकल वे में सोच के देखिए कि अर्थ का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है, तो वो कभी मेजर थोड़ी ना किया गया होगा कि कोई स्केल लेकर के मेजर किया होगा। ये इंटीग्रेशन का कमाल है, ये एक्सपेंशन मेथड का कमाल है। जो यूनिवर्स का साइज है वो कैसे पता चला है, ये एक्सपेंशन मेथड का कमाल है। और पिछली वाली क्लास में जब से हमने आपको ये सरफेस वेक्टर, एरिया वेक्टर बताया है, वहां से जब अभी भी हम आज की भी क्लास में जो कुछ भी बता रहे हैं सब वेक्टर कैलकुलस है। तो वेक्टर कैलकुलस की ये सारी बातें हैं एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंशन मेथड का जो ये वे है, इसने फिजिक्स की कैलकुलेशन को बहुत आसान बना दिया। फिजिक्स की जो कैलकुलेशंस थी उनको बहुत आसान बना दिया। हाँ, अब इंटीग्रेशन करना पड़ता है, इंटीग्रेशंस में हमको जो है मूव करना पड़ता है। बस हमारे उस क्वेश्चन का यही जवाब है कि हाउ यू कैलकुलेट द सॉलिड एंगल फॉर्म बाय बड़ा एरिया। तो यानी कि एक्सपेंशन मेथड के बाद हम एक फिर क्वेश्चन पर आते हैं कि हाउ वी कैलकुलेट सॉलिड एंगल फॉर्म बाय बड़ा एरिया, फॉर्म बाय बिग एरिया। क्योंकि जो फार्मूला है वो तो छोटे एरिया के लिए, हम एक्सपेंशन मेथड यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है by using expansion method, by using expansion method हम एक्सपेंशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे करेंगे तो मैं प्रोसेसिंग भी बताता हूं कैसे करेंगे। हम कंसीडर करेंगे टेक छोटा सा एरिया यानी कि एलिमेंट्री एरिया, तो टेक एलिमेंट्री एरिया, छोटा सा एरिया, चाहे आप उसको टीए से लिखो या फिर टीएस से लिखो, आपकी मर्जी, फ्रॉम गिवन एरिया, फ्रॉम गिवन एरिया। तो एक छोटा सा आपको जो है एक एलिमेंट्री एरिया ले लेना है गिवन एरिया में। ऐसा करिए, आप ये एक्सपेंशन मेथड वाला जो ये कंसेप्चुअल पॉइंट है इसको नोट करके स्पेस दीजिए। हाँ ठीक, ज्वाइन कराते हैं। एक्सपेंशन मेथड जरा ये आप जो है इसको नोट कर लो। केवल एक्सपेंशन मेथड नोट करना है, जो भी अभी ये पूरा नहीं है। तो एक्सपेंशन मेथड आपसे ये कहता है कि अगर आपको छोटी सी वैल्यू दी जाए तो आप उस पर इंटीग्रेशन कर दो तो टोटल वैल्यू बन जाएगी। ये है एक्सपेंशन मेथड। छोटा टाइम dt, टोटल टाइम इंटीग्रेशन dt, छोटा मास dm, टोटल मास इंटीग्रेशन dm, छोटा सा फोर्स d के साथ F, टोटल फोर्स इंटीग्रेशन d के साथ F। तो इन तीन एग्जाम्पल्स ने जो दिमाग में बात डाली है वो ये स्मॉल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका है d और सिंबल ऑफ pq। जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी सोचना चाहते हो उसका सिंबल, जैसे छोटी सी लेंथ d के साथ l, छोटा सा वॉल्यूम d के साथ v। तो अगर आपके पास एक छोटा सा क्वांटिटी लिखने का वे है और आपसे पूछा जाए टोटल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, तो आप इंटीग्रेशन कर दो और d सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वो तो छोटी सी वैल्यू लिखी हुई है उस पर आप इंटीग्रेशन लगाओ और अब आपको टोटल मिल जाएगा। अब कहना बहुत आसान है कि मिल जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन करना पड़ता है। और इसी टेक्निक से, इसी मैथमेटिकल फंडामेंटल अप्रोच से
यहीं पर बैठे बैठे हम लोगों ने यूनिवर्स का साइज पता कर लिया। हम लोग स्केल लेके नहीं दौड़े हैं, लेकिन हमको अर्थ का साइज पता है, अर्थ का रेडियस पता है। अब क्वेश्चन ये था कि हाउ वी कैलकुलेट द सॉलिड एंगल फॉर्म बाय द बिग एरिया। तो सॉलिड एंगल जो है वो बड़े वाले एरिया जो है वो जब बनाते हैं तो आप उसको निकालोगे कैसे? तो टू द पॉइंट आंसर है बाय यूजिंग द एक्सपेंशन मेथड। लेकिन हम आपको जो है वे भी बता रहे हैं कि एक्सपेंशन मेथड में सबसे पहले क्या करोगे, टेक द एलिमेंट्री एरिया, उस छोटे से एरिया को डीए लिखोगे या डीएस लिखोगे। प्रोसेसिंग करके दिखाते हैं। ये कोई बड़ा एरिया है, ये बड़ा सा एरिया है, बिग एरिया है, और ये गिवन पॉइंट है, ये गिवन पॉइंट है, और इस गिवन पॉइंट पर सॉलिड एंगल बनाना है। तो कह रहे हैं कि आप उस गिवन एरिया में, जो गिवन एरिया है, उस गिवन एरिया में छोटा सा हिस्सा ले लो, टुकड़ा ले लो, एलिमेंट ले लो। तो छोटा सा एलिमेंट ले लें डीए एरिया का। कभी कभी हम उसको डीए लिखेंगे, कभी कभी डीएस लिखेंगे। फिलहाल जो आज की क्लास में हमने फॉलो किया है प्रोसेसिंग, उसमें हमने डीए लिखा है। तो लीजिए इस बड़े एरिया में कहीं पर भी जहां आपकी मर्जी है, कोई बाउंडेशन नहीं, तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लिया, ये ले लिया छोटा सा एरिया डी। इस बड़े एरिया में ये छोटा सा एरिया हमने लिया है, उसको कहते हैं एलिमेंट्री एरिया। ले लिया, अब क्या करें, टेक एलिमेंट्री एरिया फ्रॉम द गिवन एरिया। अब तो डिटरमाइन सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल छोटा सा ही होगा इससे, डी ओमेगा, बाय दिस एलिमेंट्री एरिया, दिस एलिमेंट्री एरिया डीए। ये जो छोटा सा डीए नाम का एरिया है, इस डीए नाम के एरिया ने तुम्हारे इस गिवन पॉइंट पर जो छोटा सा सॉलिड एंगल बनाया है उसका पता लगा, डी ओमेगा। डी ओमेगा निकालने का फार्मूला है डीए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये सॉलिड एंगल निकालने का फार्मूला है, और ये फार्मूला केवल छोटे एरिया पर काम करता है। इसीलिए तो क्वेश्चन आया कि बड़े एरिया अगर सॉलिड एंगल बनाएंगे तो कैसे डील करोगे। तो लीजिए सबसे पहले हमने जो है दूसरा स्टेप फॉलो करके डी ओमेगा निकाल दिया। अब आ जाओ एक्सपेंशन मेथड में, लॉजिकल जरा चीजों को समझने की कोशिश करिए। ये डी ओमेगा क्या है, इस छोटे एरिया से बनने वाला सॉलिड एंगल। ये डी ओमेगा सॉलिड एंगल है, लेकिन इस छोटे एरिया से बनने वाला है। तो इस पूरे एरिया ने क्या बनाया होगा, इंटीग्रेट कर दो। तो टोटल सॉलिड एंगल चाहिए भैया, तो टोटल सॉलिड एंगल, ध्यान देना इधर, तो टोटल सॉलिड एंगल चाहिए ओमेगा। तो छोटी सी वैल्यू पर इंटीग्रेशन लगा दो, डी ओमेगा। यही एक्सपेंशन मेथड तो है। अगर आपको टोटल सॉलिड एंगल चाहिए, टोटल सॉलिड एंगल चाहिए ओमेगा, तो छोटी सी वैल्यू पर इंटीग्रेशन लगा दो। यहां पर जब हम इंटीग्रेशन लगाएंगे तो कभी कभी इंटीग्रेशन में ऐसे क्लोज का साइन भी लगाएंगे, यानी ये इंटीग्रेशन लगाया और ऐसे ये क्लोज का साइन बना दिया। वो क्यों बनाएंगे, क्योंकि आपके जो ये बिग एरिया है ना, ये बिग एरिया दो तरीके के होंगे। कभी ये बिग एरिया क्लोज फैमिली के होंगे, क्लोज बिग एरिया, और कभी ये बिग एरिया आपके ओपन वाले होंगे, ओपन बिग एरिया। अब ओपन और क्लोज ये क्या चक्कर है, तो क्लोज बिग एरिया जो होते हैं, यहां लिखता हूं मैं उनके बारे में। जो क्लोज एरिया होते हैं, क्लोज एरिया, उनकी पहचान क्या है, तो क्लोज एरिया के पास में वॉल्यूम भी होता है और क्लोज एरिया के पास में एरिया भी होता है। जैसे क्यूब एक क्लोज एरिया है, स्फीयर एक क्लोज एरिया है, सिलेंडर भी एक क्लोज एरिया, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस यहां पर होंगे। और ओपन एरिया क्या होते हैं, तो ओपन एरिया क्या है जरा देखें यहां पर। ओपन एरिया
ओपन एरिया के पास में वॉल्यूम नहीं होता या बहुत छोटा होता है, एरिया लेकिन जबरदस्त होता है। जैसे आपकी जो कॉपी का पन्ना है, जो कॉपी का एक पेज है, वो ओपन एरिया में आएगा क्योंकि उस पेज में जो है एरिया जबरदस्त है। लिखने के लिए आप इस्तेमाल करते हो एरिया को। अगर हम उसका वॉल्यूम निकालें तो एक्चुअली वहां पर वॉल्यूम है ही नहीं, फिर भी अगर जबरदस्ती निकालें तो छोटा सा वॉल्यूम आएगा। अगर मेरे पास में एक बड़ा सा मैदान है, चलो मान लेते हैं क्रिकेट ग्राउंड है, तो क्रिकेट ग्राउंड के पास में क्या होता है, एरिया होता है, वॉल्यूम नहीं होता क्रिकेट ग्राउंड के पास, जहां पर खेला जाता है वहां की बात कर रहा हूं। तो ओपन एरिया के पास वॉल्यूम होता ही नहीं है या बहुत छोटा होता है। जिस बोर्ड पर हम लोग इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, ये बोर्ड भी ओपन एरिया में आएगा क्योंकि बोर्ड के पास में एरिया तो है लेकिन वॉल्यूम जैसी कोई चीज है नहीं, निकालेंगे तो बहुत छोटी सी आएगी और क्लोज एरिया ही। तो अगर आपके पास में ये बिग एरिया क्लोज का है तो ये इंटीग्रेशन बताता है दिस इंटीग्रेशन फॉर क्लोज एरिया, यानी वो जो बड़ा वाला एरिया है वो क्लोज फैमिली से है, ये मतलब है। तो यहां पर आप देखिए एक्सपेंशन मेथड हमसे कहता है कि छोटी वैल्यू निकल गई है, हमने कहा हाँ निकल गई है, तो क्या परेशानी है, इंटीग्रेशन कर दो टोटल आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन कर देंगे टोटल आ जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन में अगर मैंने क्लोज का साइन नहीं लगाया तो वो जो एरिया है वो ओपन वाला है, dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर। किसी बुक में क्या किया गया है कि जब एरिया ओपन वाला है तो उन्होंने दो इंटीग्रेशन लगा दिए ऐसे, ये दो इंटीग्रेशन डी ओमेगा, दो इंटीग्रेशन dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर। किसी बुक में ऐसा किया गया। तो अगर दो इंटीग्रेशन लगाए गए, दो इंटीग्रेशन, ये फॉर ओपन एरिया, जो बड़ा वाला ओपन एरिया है उसके सपोर्ट में, और किसी बुक ने जो है ऐसा नहीं किया है, जब क्लोज आया है तो क्लोज का साइन लगा दिया। तो मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलना नहीं क्योंकि इसमें क्लोज का साइन लगा हुआ है, दिख रहा है सबको, और क्लोज की याद भी दिलाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा और dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर। अब जो एक्सपर्ट्स हैं इंटीग्रेशन के, उनका ये काम है, तो वो इंटीग्रेशन करते हैं और आपके इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं कि हाउ वी कैलकुलेट द सॉलिड एंगल फॉर्म बाय बड़े एरिया, चाहे वो बड़े एरिया क्लोज फैमिली से बिलोंग करते हो या ओपन फैमिली से बिलोंग करते हैं। प्रोसेस वही है, आखिरी में जाके इंटीग्रेशंस के सिंबल थोड़े से बदल जाते हैं। जल्दी से नोट करिए, मिनिमम टाइम है। रफ किया जाए बोर्ड पर जो कुछ भी है। ये सारी चीजें जो हैं आपकी प्रैक्टिस में होनी चाहिए, मतलब एग्जाम में नहीं आ रहा है कि हाउ वी कैलकुलेट द सॉलिड एंगल फॉर्म बाय द बिग एरिया, बट फिजिक्स में कई सारे एप्लीकेशंस होंगे जिनमें आपको ये प्रोसेसिंग करनी आनी चाहिए। परमिशन है भाई, बोर्ड पर जो कुछ भी है उसको हटाया जाए। एवरीवन ठीक। तो एक्सपेंशन मेथड ने हमारे उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि आप जो है किस तरीके से बड़े एरिया से निकलने वाला सॉलिड एंगल निकालेंगे। अब आगे जो बातचीत है जरा बहुत केयरफुली सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, और वेरी इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है, सॉलिड एंगल थ्योरम, सॉलिड एंगल थ्योरम। स्ट्रोक की थ्योरम भी आप इनको कहते हैं, सॉलिड एंगल थ्योरम। क्या है सॉलिड एंगल थ्योरम, जरा देखिएगा। थ्योरम जो नंबर 1 है, थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है? थ्योरम नंबर 1, फॉर गिवन क्लोज एरिया, फॉर गिवन क्लोज एरिया सॉलिड एंगल
formed by this closed area at point inside area always equal to 4 pi steradian। थ्योरम आपसे ये कहती है कि सॉलिड एंगल जो कि किसी क्लोज एरिया ने बनाया है, और वो जो क्लोज एरिया ने सॉलिड एंगल बनाया है किस पॉइंट पर बनाया है, वो जो पॉइंट है उसी के अंदर है, जो पॉइंट है वो उसी के अंदर है। और उज्जवल वाली साइड से नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा है, हमें लग रहा है। For given closed area, solid angle formed by this closed area at given point तो थ्योरम नंबर 1 देखिए, सॉलिड एंगल थ्योरम, स्टोक थ्योरम का ही पार्ट है कि फॉर गिवन क्लोज एरिया सॉलिड एंगल फॉर्म बाय दिस क्लोज एरिया एट ए पॉइंट इनसाइड द एरिया ऑलवेज इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन। कोई भी क्लोज एरिया हो, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे वो आपका जो है सिलेंडर हो, चाहे वो क्यूब हो, और हम यहाँ पर तो इरेगुलर ले रहे हैं। ये देखिए क्लोज एरिया है, ये रहा क्लोज एरिया, और जिस पॉइंट पर सॉलिड एंगल बनेगा वो अंदर है, तो अंदर कहीं भी हो सकता है, यहाँ कहीं पर भी। मान लेते हैं ये वो पॉइंट है जहां पे सॉलिड एंगल बनेगा, तो इस पॉइंट पर ये क्लोज एरिया जो सॉलिड एंगल बनाएगा, थ्योरम कहती है वो हमेशा 4 पाई आएगा। और ये बात आपको हमेशा के लिए लर्न रखनी है। लेकिन चलो प्रोसेसिंग करके देखते हैं कि ये जो एंगल निकाला गया है तो कैसे निकाला गया है। तो इस क्लोज एरिया ने इस गिवन पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल बनाया उसे निकालना है। कैसे निकालना है, कैसे निकालना है? तो इस क्लोज एरिया ने इस पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल बनाया होगा वो हमेशा 4 पाई होगा, चाहे वो क्लोज एरिया स्फीयर जैसा हो, चाहे वो क्लोज एरिया सिलेंडर जैसा हो, चाहे वो क्लोज एरिया क्यूब जैसा हो। और जो अंदर वाला पॉइंट है वो चाहे जहां हो, चाहे सेंटर पर हो या कहीं और हो, हमेशा उस पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल बनता है वो 4 पाई स्टेरेडियन बनता है। ये थ्योरम आपको बताती है, तो हमें ये चीज हमेशा के लिए याद रखनी। लेकिन कैसे निकाला गया होगा, चलो प्रोसेसिंग करके देखते हैं कि इस क्लोज एरिया ने इस पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल बनाया कैसे निकाला गया होगा। एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया लिया गया होगा, ये देखिए छोटा सा एलिमेंट्री एरिया डी वैल्यू का। इस छोटे से एलिमेंट्री एरिया ने इस पॉइंट पर जो छोटा सा सॉलिड एंगल बनाया होगा डी ओमेगा, वो काउंट किया गया होगा, और डी ओमेगा के लिए फार्मूला लगाया गया होगा dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ओमेगा टोटल कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। और इसके बाद में इस इंटीग्रेशन को करने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया गया होगा, जो कि हमें नहीं करना, हमें थ्योरम सीधे सीधे कहना चाहिए, रट लेनी है फॉर द फिजिक्स पर्पस। लेकिन मैथमेटिक्स में ये काम करना पड़ता है। तो ये रहा थ्योरम नंबर 1, अच्छे से देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसको लिखना बाद में, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, जगह छोड़ देना अपनी कॉपी में।
स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिखिए नहीं अभी। हो गया? चलिए अब थ्योरम नंबर 2 पर चलते हैं। थ्योरम नंबर 2 कहती है कि फॉर द गिवन क्लोज एरिया सॉलिड एंगल फॉर्म बाय दिस क्लोज एरिया एट पॉइंट outside area always equal to 0, अगर आपके पास में क्लोज एरिया है और आपके पास में क्लोज एरिया है, लेकिन अब की बार जो पॉइंट है वो बाहर की तरफ है, चलो मान लेते हैं कि पॉइंट ये है, तो इस क्लोज एरिया ने इस पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल बनाया है वो कितना बनाया? आंसर है 0। तो कैसे निकाला गया होगा? प्रोसेसिंग, छोटा सा डीए लिया गया होगा, दैट इज द एलिमेंट्री एरिया, और ये छोटा सा सॉलिड एंगल निकाला गया होगा डी ओमेगा। उसके बाद में फिर इंटीग्रेशन किया होगा, और फिर उसके आगे एक्सपर्ट्स ने, जो इंटीग्रेशन के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये काम किया, 0 आया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाहे जैसा क्लोज एरिया हो, यानी क्लोज एरिया के अंदर किसी भी पॉइंट पर बनने वाला जो सॉलिड एंगल है वो हमेशा 4 पाई स्टेरेडियन होता है, चाहे क्लोज एरिया किसी भी ज्योमेट्री का हो, और अंदर वाला पॉइंट चाहे जहां हो, चाहे सेंटर पर हो या यहां वहां हो, कहीं पर भी हो। क्लोज एरिया के बाहर किसी पॉइंट पर जो बनने वाला सॉलिड एंगल है वो हमेशा और हमेशा 0 होता है। ये दोनों थ्योरम हमको ये बात बताते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे आगे बढ़ने की परमिशन दीजिए, और अपनी कॉपी में स्पेस छोड़ दीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे बताइए हो गया? सर आपने लास्ट में क्या बोला? तो नेटवर्क इशू हो गया। ये जो थ्योरम है वो ये कहती है, जो थ्योरम आपकी है वो क्या कह रही है कि अगर कोई क्लोज एरिया है, चाहे जैसा भी क्लोज एरिया हो, ज्योमेट्री में चाहे जैसा क्लोज एरिया हो, अगर पॉइंट उस एरिया के अंदर है, अब वो पॉइंट अंदर कहाँ है, यहाँ है या वहां है, कहीं पर भी हो, अंदर जो पॉइंट होगा ये क्लोज एरिया उस अंदर वाले पॉइंट पर सॉलिड एंगल 4 पाई बनाएगा। और थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है? थ्योरम नंबर 2 ये कहती है अगर पॉइंट इस क्लोज एरिया के बाहर है तो जो बनने वाला सॉलिड एंगल है वो हमेशा 0 होगा। हमें ये दोनों थ्योरम अप्लाई करना होगा आगे, हमें ये एज ए मतलब कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे ओके का मैसेज दीजिए। यस सर, हो गया? तो अपनी कॉपी में स्पेस है, लिखना नहीं है, स्क्रीनशॉट लो। हो गया? ठीक। यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक। तो ये था सॉलिड एंगल, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के लिए बहुत जरूरी था। तो लीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी वो देखी, उसके बाद में फिर एरिया वेक्टर को देखा, एरिया वेक्टर के बाद हम लोगों ने सॉलिड एंगल को देखा, और सॉलिड एंगल निकालने का जो वे है वो देखा, और साथ ही साथ ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। इन थ्योरम्स को सॉलिड एंगल थ्योरम्स कहा जाता है, इनको स्टोक्स की थ्योरम भी कहा जाता है। तो वो थ्योरम्स नंबर 1, थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है ये हमने सीखा। तो अब आगे चलते हैं, जरा कुछ एप्लीकेशन लेते हैं, ध्यान देना। एप्लीकेशन जरा देखिए, हमको गिवन है पॉइंट चार्ज, हमको पॉइंट चार्ज गिवन है, और हमसे कहा गया है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और क्वेश्चन में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, पॉइंट चार्ज दिया गया और हमसे फ्लक्स पूछा गया। ये काम हम कर चुके हैं पिछली क्लास में। तो पॉइंट चार्ज दिया है, यानी गिवन है पॉइंट चार्ज, तो जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा सोचना है। गिवन पॉइंट चार्ज का मतलब हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है, टोटल
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हैं आपके पास तो उन सबको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बदलो। तो ये रहा चार्ज, मान लेते हैं Q वैल्यू क्या है। अगर तुमने इसको माइनस समझा है तो ऑल द लाइंस शुड बी इनवर्ड इन डायरेक्शंस। और अगर आपने चार्ज को प्लस समझा है तो लाइन शुड बी आउटवर्ड इन डायरेक्शन। तो आपके पास में लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं यही क्वांटिटी का काम करती है। और आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है तो पिछली वाली क्लास में आपने देखा था कि अगर हमारे पास लाइंस हैं और हमें उनको फ्लक्स में बदलना हो और एरिया ना दिया जाए तो हम इमेजिन करते हैं, और जब हमें ये मौका मिलता है इमेजिनेशन करने का तो हमारी इमेजिनेशन ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी लाइन बेकार ना जाए, एक एक लाइन फ्लक्स बन जाए। तो यहाँ दिमाग के सारे घोड़े दौड़ाने के बाद एक ही बात समझ में आती है कि जो इमेजिनरी एरिया है वो कैसा होगा, स्फेरिकल, और कोई दूसरी चॉइस नहीं। जो इमेजिनरी एरिया होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल। और जैसे तुमने ये स्फेरिकल इमेजिनेशन किया तो सारी की सारी लाइन उस एरिया के साथ 90 डिग्री पर आ गई, तो वो सारी की सारी लाइंस जो है फ्लक्स बन जाएंगी। तो आंसर आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E इज इक्वल टू 1.13 इंटू 10 टू द पावर 11 और इंटू में Q इन कूलम। ये आपका आंसर आ गया। हाँ, एडिशनल आप ये बता सकते हो कि यहां जो फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो कैलकुलेटेड फ्लक्स है वो लिंक है, किसके साथ लिंक है, लिंक विद स्फेरिकल एरिया। ये आप एडिशनल वहां बता सकते हो कि जो फ्लक्स आप देख पा रहे हो ये स्फेरिकल एरिया से लिंक है। अब ध्यान देना, जो बात तुम कह रहे हो कि ये स्फेरिकल एरिया से लिंक है, इसी बात को कोई थोड़ा दूसरे तरीके से बोलता है। अगर आपको वो बात गलत लगती हो तो जरूर बताइएगा। ये जो फ्लक्स निकाला है आप कहते हो कि ये स्फेरिकल एरिया से लिंक है, तो मैं यहां पर स्टेटमेंट दे रहा हूं कि 1.13 इंटू 10 की पावर 11 इंटू Q, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक है, लिंक्ड विद सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियन। चलो सोचो और बताओ कौन सही है। एक स्टेटमेंट आता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला गया है, पिछली क्लास में भी इसको हमने निकाला था, तो एक स्टेटमेंट आ रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला गया है वो स्फेरिकल एरिया से लिंक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्फेरिकल एरिया से लिंक है, और मैंने लिखा है कि नहीं, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 4 पाई से लिंक है। दोनों लोग सही हैं, क्योंकि ये जो स्फीयर है वो क्लोज एरिया बन गया। तो ये जो स्फीयर है, तो इस स्फीयर ने इस चार्ज पर 4 पाई का सॉलिड एंगल बनाया, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि अगर सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियन तक बनता है जब पॉइंट क्लोज बॉडी के अंदर होता है। तो ये स्फीयर इस चार्ज पर और ये स्फीयर इस चार्ज पर जो कि अंदर है उसके 4 पाई स्टेरेडियन का एंगल बना रहा है। तो 4 पाई कौन बना रहा है, स्फीयर। आधा स्फीयर हो तो कितना बनेगा, 2 पाई। आधे का आधा हो तो कितना बनेगा, पाई। तो ऐसे आपका जो स्फीयर है वो पूरा पूरा 4 पाई बना रहा है। दोनों बातें सही हैं, कहने का तरीका अलग अलग है। संबंध से इसकी ये जो फ्लक्स है वो स्फीयर से कनेक्टेड है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो फ्लक्स है वो पूरे स्फीयर से बनने वाला जो 4 पाई है उससे लिंक है। तो इस बात को मैं पकड़ता हूं और यूनिटरी मेथड में बदलता हूं।
क्योंकि 4 पाई स्टेरेडियन सॉलिड एंगल हैविंग फ्लक्स 1.13 into 10 की पावर 11, थोड़ा स्पेस चाहिए होगा तो स्पेस दीजिए मुझे, ये नोट कर लीजिए इतना हिस्सा, और जो आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं वो उनके लिए स्पेस छोड़ देना। तो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है, अब मैं इसको यूनिटरी मेथड में बदलता हूं, क्योंकि 4 पाई स्टेरेडियन सॉलिड एंगल हैविंग फ्लक्स इज इक्वल टू 1.13 into 10 की पावर 11 इंटू में Q। याद रखना कि ये जो पहला वाला ब्रैकेट है ये SI में है, तो Q भी SI होना चाहिए, कूलाम होना चाहिए। तो 4 पाई स्टेरेडियन सॉलिड एंगल के पास कितना फ्लक्स है, तो एक स्टेरेडियन में फ्लक्स कितना होगा, तो धीरे धीरे आपने अब फ्लक्स को पर यूनिट सॉलिड एंगल में बदल दिया। तो ये फ्लक्स कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1.13 इंटू 10 की पावर 11 इंटू में Q अपॉन में 4 पाई, ये आ गया। तो ये जो स्टेटमेंट आया इसको मैं फंडा बनाता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो आंसर है 1.13 10 की पावर 11 इंटू में Q अपॉन में 4 पाई। ये आंसर है कि एक स्टेरेडियन में लिंक होने वाला फ्लक्स क्या होता है, ये तुम जानते हो। तो आने वाली सिचुएशंस में अगर हमको ये पता होगा कि एक स्टेरेडियन से लिंक होने वाला फ्लक्स इतना है, तो 2 स्टेरेडियन से कितना होगा निकल आएगा, 1.4 स्टेरेडियन से कितना होगा निकल आएगा। तो अभी हम इसको थोड़ा और अपडेट करते हैं, थोड़ा रफ करके देखिए यहाँ पर RW। अगर हम 1 बाई एप्सिलॉन नॉट निकालें, तो एप्सिलॉन नॉट है 8.8 10 की पावर -12। देखो ये वैल्यू मैंने SI में ली है, ये हो गया 10/88 10 की पावर 12, और ये 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, एक इनका 10 और इनको दे दो 10 की पावर 11। अब आप इसको इत्मीनान से सॉल्व करके देख लेना, ये 1.13 आएगा, यानी जरूरत पड़ने पर 1.13 10 की पावर 11 की जगह पर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है। अगर ये काम हम यहाँ कर दें तो देखो ये रिजल्ट कैसा बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q। ये जो फंडा आया है ये उन प्रॉब्लम्स के लिए कॉन्सेप्ट बनेगा जहां पर हमको पॉइंट चार्ज दिया जाएगा, यानी कि हम इसके लिए कुछ लिख रहे हैं कि इसके बारे में तब सोचना जब पीबी माने प्रॉब्लम में पॉइंट चार्ज कॉमा सॉलिड एंगल गिवन। अगर केवल पॉइंट चार्ज दिया है तो क्वेश्चन उसी से करेंगे 1.13 10 की पावर 11 इंटू Q। मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए, इन दोनों क्वेश्चन को देख लो। फाइंड फ्लक्स फॉर चार्ज 1 नैनो कूलम, ये क्वेश्चन ये, और एक क्वेश्चन ये फाइंड फ्लक्स with solid angle 1.2 steradian and given point charge is 1 nanocoulomb।
अब इस वाली प्रॉब्लम में आपको पॉइंट चार्ज दिया गया है और साथ में सॉलिड एंगल भी दिया गया है, जबकि इस वाली प्रॉब्लम में केवल पॉइंट चार्ज दिया गया है। तो अकेला पॉइंट चार्ज दिया जाए तो फ्लक्स बराबर 1.13 10 की पावर 11 इनटू में क्यू कूलाम वाला, तो यहाँ पर आया 1.13 10 की पावर 11 इनटू में कूलाम वाला को रखोगे माइनस का 9 1.13 9 10 11 यानी कि 10 की पावर 2 113, ये लगते फ्लक्स आ गया उस प्रॉब्लम में। अभी यहाँ पर हमको जो है सॉलिड एंगल भी दिया गया, तो मुझे पता है कि एक स्टेट रेडियन से लिंक होने वाला फ्लक्स कितना होता है, तो 1.2 स्टेट रेडियन से लिंक होने वाला फ्लक्स तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे phi e बराबर आएगा, इसको कॉपी किया q बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में q और साथ में 1.2। नाउ चेक द सिचुएशन, ये जो आपका फ्लक्स है वो एक स्टेट रेडियन में है, तो एक स्टेट रेडियन में ये है, तो 1.2 में क्या होगा, तो 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब मुझे इसकी वैल्यू सीधे याद है एसआई में 9 10 की पावर 9 और Q की वैल्यू है 9 कूलम माइनस का 9 साथ में 1.2, इसको सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। यानी कि फ्लक्स के दो क्वेश्चंस मैंने अभी आप तक आपके लिए अपडेट कर दिए कि उस समय क्या करेंगे जब केवल पॉइंट चार्ज दिया जाए और उस समय क्या करेंगे जब पॉइंट चार्ज के साथ साथ सॉलिड एंगल भी दिया जाए। नोट करिए, एक सिंगल फार्मूला तुमको कितने तरीके से दिखने वाला है। मैं वापस एक नोट लिखता हूं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर था टोटल नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बाकी फॉर्मेलिटीज आपको पता ही है, ये जो लाइंस का नंबर होगा ये देख करके गिना जाता है कि जिस भी एरिया के साथ ये लिंक है तो वो उस एरिया के साथ 90 होनी चाहिए, ये अंडरस्टूड है। तो सबसे पहला जो फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का था वो ये था। उसके बाद में जब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है 1.13 इंटू 10 की पावर 11 इंटू क्यू इन कूलम, ये दूसरा फार्मूला है। तीसरा फार्मूला तुमने अभी देखा है, जो अभी मैंने लास्ट में क्वेश्चन किया था, तो तुमने देखा कि वहां पर पहले ब्रैकेट में था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरे ब्रैकेट में क्यू था और तीसरे ब्रैकेट में 1.2 था सॉलिड एंगल, यानी कि यहाँ पर है सॉलिड एंगल डी ओमेगा। और हर एक फार्मूले का किसी दूसरे फार्मूले के साथ इंटरफेरेंस नहीं है। पहला वाला फार्मूला तब यूज करो जब लाइनें गिन सकते हो, इफ लाइंस आर गिवन। हमको वहां पे क्लियरली लाइंस दिखा दी हैं और एरिया के साथ में वो लिंक भी हैं, मुझसे फ्लक्स पूछा जा रहा है, मैं चुपचाप लाइन गिनूंगा और बता दूंगा इतनी लाइनों का फ्लक्स है। ये वाला फार्मूला यूज व्हेन पॉइंट चार्ज गिवन, पॉइंट चार्ज गिवन। तो इस वाले फार्मूले को तब यूज करते हैं जब हमको पॉइंट चार्ज दिया जाएगा। ये वाला फार्मूला यूज व्हेन पॉइंट चार्ज कॉमा सॉलिड एंगल गिवन। तो अभी तक हम ये तीन प्रोसेस में आ चुके हैं। अब चलते हैं चौथे प्रोसेस में, तो ध्यान देना चौथा प्रोसेस कैसे आएगा, यही से आएगा। फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में क्यू और बेटा डी ओमेगा की वैल्यू होती है डी ए कॉस थीटा भैया डी ए कॉस थीटा भैया। और अगर तुम्हें कैलकुलस ज्यादा परेशान करे तो डेल्टा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा ओमेगा लिख सकते हो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि डी ओमेगा बराबर था डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर।
फिजिक्स में जब भी कुछ अपने मन से कैलकुलेशन किया जाता है हमेशा इंस्टेंटेनियस, यानी यहाँ पे जो सॉलिड एंगल है वो कौन सा होगा, छोटा सा इंस्टेंटेनियस वाला छोटा सा। तो ये आ गया, देखो फाई ई बराबर, जरा इसको देखना, याद आया कुछ? ई बराबर 1/4 सोर्स चार्ज बाई आर स्क्वायर, सोर्स चार्ज एससी, तो सोर्स चार्ज, तो देखो ना यहां पर जो ये चार्ज है आपका, ये हमारा चार्ज है क्यू वैल्यू का, मैं एरो नहीं बना रहा ताकि जनरल चीजों में हम लोग रहें। अगर मैं एरो नहीं बना रहा हूं तो अगर पॉजिटिव हुआ तो बाहर की तरफ, नेगेटिव हुआ तो अंदर की तरफ। तो ये क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज क्या पैदा कर रहा है? लाइंस पैदा कर रहा है। तो जो लाइंस पैदा कर रहा है वही तो सोर्स चार्ज होता है ना। तो E बराबर था फार्मूला, r डिस्टेंस पर अगर हम जाएं तो E की वैल्यू होती थी 1/4 सोर्स चार्ज बाई आर स्क्वायर, वही हमने यहाँ लिखा है। तो ये बन गया E, साथ में dA cos थीटा। देखो फाई बराबर हो गया, ध्यान देना E पर वेक्टर लगाया और dA पर भी वेक्टर लगाया। एक फार्मूला देखो ये बन गया, एक ये बन गया, ये नई खोज हुई है, ये हमारे लिस्ट ऑफ फार्मूले में नई खोज आ गई। जरा इस खोज को जनरलाइज कर दें। तो 3 पॉइंट तो थे ही, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक फार्मूला हो गया E इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। जहां पर ये थीटा है वो एक्चुअली है क्या? आंसर है थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड E, डायरेक्शन ऑफ E। देखिएगा मैं फिर से डायग्राम बनाता हूं और अच्छा प्रॉपर डायग्राम बनाता हूं, इसको समझने के लिए। ये चार्ज दिया गया, ये क्यू चार्ज दिया गया, इससे r दूरी पर एक एरिया दिया गया, ये कोई एरिया है मान लेते हैं, ये रहा एरिया। ये एरिया दिया गया, ठीक। थोड़ा स्पेस की कमी रहेगी। आप ऐसा करो, ये वाला काम पहले नोट करो, यहां तक ये पूरी कैलकुलेशन कर लें, फिर मैं इसको फ्रेमिंग करता हूं। ये 3 फार्मूले आ चुके हैं, ये चौथा डेवलप किया, ये 5वां डेवलप किया। चौथा जो फार्मूला डेवलप किया इसको जनरलाइज करना है, और जो 5वां फार्मूला डेवलप किया उसको भी जनरलाइज करना है। भाई अगर आपका मन है कि E पर वेक्टर लगाएंगे तो एरिया भी तो कहता है कि हम भी वेक्टर होते हैं, हम पे भी लगा सकते हो। और दो लोगों के डॉट प्रोडक्ट में ही कॉस थीटा डेवलप होता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि कॉस दिख रहा है यहाँ पर कॉस थीटा। तो जो कुछ भी हमने सीखा उसको जनरलाइज कर लें। एक तो रिजल्ट हमारे पास आया फाई E बराबर E dA cos थीटा, एक तो रिजल्ट ये है। इसको जनरलाइज किया जाए कैसे? ये हमारे ये जो फार्मूला निकाला हम लोगों ने E dA cos थीटा, तो है क्या कि जो सॉलिड एंगल वाला जो फार्मूला होता है d ओमेगा dA cos थीटा बाई r स्क्वायर, तो इसमें जो ये थीटा है वो क्या था? तो थीटा की कहानी थी, ये एंगल था किसके किसके बीच में? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग गिवन पॉइंट डैश गिवन एरिया।
तो थीटा की कहानी हम ये जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एरिया है, ये एरिया है। एक्चुअली ये जो गिवन पॉइंट है यही तो चार्ज है, और यहाँ पर ये सॉलिड एंगल बन रहा है डी ओमेगा। तो डी ओमेगा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो डी ओमेगा के फार्मूले में जो थीटा है वो ये है। चलो इसको जरा वहां पे दिखाते हैं। तो एरिया वेक्टर ये है, चार्ज और एरिया को मिलाने वाली जो ये लाइन है, ये देखिए, ये थीटा हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि थीटा है। हेलो हेलो सर वीडियो पॉज हो गया, वोकल भी क्लियर नहीं। वीडियो पॉज हो गया। तो यहां पर आप देखिए थीटा जो था, थीटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, तो ये एरिया वेक्टर है, और जहां पर सॉलिड एंगल बनता है वो पॉइंट और एरिया को मिलाने वाली लाइन, तो ये देखो थोड़ा सा लाइन को बड़ा कर दिया, ये थीटा हो गया। अब ये जो चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैदा कर रहा है, तो ये चार्ज इस जगह पर, ये जो डिस्टेंस r है एरिया की चार्ज से, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा उसकी डायरेक्शन भी यही होगी। क्योंकि यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हमको तो वहां पे 100 टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रकार का फोर्स होता है। तो डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी, क्योंकि हम जो चार्ज सिलेक्ट करते हैं टेस्ट वाला वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो देखो थीटा यहाँ पर ये भी बन रहा है, थीटा ये भी बन रहा है। क्या बन रहा है थीटा? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप इसको अब हमेशा के लिए याद रखो। ये जो फार्मूला है फाई ई बराबर वो हो गया ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डीए फॉर एरिया, और यहाँ पर कॉस थीटा। कोई आपसे पूछे ये थीटा क्या है, तो आप इसको याद रखना, क्योंकि ज्यादातर सिचुएशंस में थीटा आपको ये दिया जाएगा, और डायग्राम से पता चलता है कि थीटा दोनों के लिए एक ही जैसा है। चाहे ये वाले थीटा की बात करो, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड गिवन एरिया, तो ये आपका पॉइंट है और ये गिवन एरिया, इसको मिलाने वाली लाइन ये रही, एरिया वेक्टर ये, बीच में जो कितना बन रहा थीटा, वही थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के भी बीच में बन रहा है। तो अब फ्यूचर में आप इसको ऐसे याद रखो कि थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और फिर इसी में जब आपको पता हो गया कि भाई ये सिचुएशन जो है थीटा की ये है, तो आप इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हो। ई पर हमने वेक्टर लगा दिया, ई पर वेक्टर लगा दिया, और ये डॉट लगाया, और एरिया पर भी वेक्टर लगा दिया। एक्चुअली जब एरिया पर वेक्टर लगा दिया तो वो एरिया वेक्टर बन जाता है। तो जब क्वेश्चन इस तरीके का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 10k कैप है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया तो है लेकिन वेक्टर बना के दिया हुआ है, ijk में दिया हुआ है। एरिया भी आपको दिया हुआ है लेकिन वेक्टर बना के दिया हुआ है। जब कोई चीज वेक्टर में होती है तो उसमें ijk दिखाई देने लगता है। तो जब आपके सामने क्वेश्चन ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर बना के दी जा रही है, एरिया भी वेक्टर बना के दिया जा रहा है, तो आप फ्लक्स के लिए इस फार्मूले का यूज करें। 3 के बाद 2 और हो गए, एक रिजल्ट ये और एक रिजल्ट ये। धीरे धीरे इस वाले फार्मूले का जो थीटा है वो भूलते जाइएगा, जो ये वाला थीटा है उसको हाईलाइट करते रहना, इसी को हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ना। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर अभी तक 5 पॉइंट किए हुए हैं, तो इस 5 पॉइंट पर अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस भी होंगे। तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसी के क्वेश्चंस लेंगे, कुछ क्वेश्चन इस फंडे के लेंगे, कुछ क्वेश्चन इस फंडे के लेंगे। वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम्हें वेक्टर में दी जाएगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दी जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया गया है 20i कैप प्लस 30j कैप, तुमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ij में दिया गया है, यानी वेक्टर में दिया गया, लेकिन एरिया वेक्टर में दिया नहीं जाएगा, तुमको एरिया को वेक्टर में बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट वाली क्लास में जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो इस फंडे पर क्वेश्चंस लेंगे और इस फंडे पर क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास पर।